आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये शासन द्वारा एक वर्ष से अधिक का जो कार्यक्रम है सुझावात्मक, उसको जारी किया गया है। उसके अंतर्गत आज पहला कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में संचालित हो रहा है, क्योंकि आज के दिन महाविद्यालय में अवकाश घोषित था और इसीलिए इस मीटिंग को ऑनलाइन रखा गया है। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम जिनसे सभी परिचित हैं, उनका आज जन्मदिवस है, आज उनकी जयंती है। और दूसरा, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर महावीर स्वामी की भी आज जयंती है। तो ये दो जयंतियां आज मनाई जानी है। जो कार्यक्रम जारी किया गया था शासन की ओर से, उसके अंतर्गत ये दो प्रस्ताव रखे गए थे। और इसके अंतर्गत आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष रूप से जो भारत के संविधान में के निर्माण में जो योगदान रहा, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा महावीर स्वामी जी के बारे में भी करेंगे, उनके मुख्य उपदेशों के बारे में भी करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबकी संरक्षक महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता अवस्थी जी का हार्दिक स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव जो गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय में मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में जिस समिति का गठन किया गया है, उसके संयोजक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक और अन्य भी जो पार्टिसिपेंट्स छात्र छात्राएं इस ऑनलाइन माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं तो एक बड़ा व्यक्तित्व है और सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना हुआ है और उनके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं या उनके कृतित्व से कहीं ना कहीं परिचित भी हैं। लेकिन फिर भी एक जो अवसर होता है जयंतियों का, पुण्यतिथियों का, उन पर महापुरुषों को याद करके, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को याद करके उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास किया जाता है और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि भी अपनी अर्पित की जाती है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिस नाम से हम लोग उनको जानते हैं, पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जैसा कि प्रथा है कि पिताजी का भी नाम के साथ जोड़ा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को, आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मऊ, जो कहलाता है मध्य प्रदेश में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, उस स्थान पर जन्म हुआ था। और उसके बाद जीवन में विभिन्न स्थानों पर वे रहे, उनका कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा और अंत में 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निर्वाण हुआ, जिसको कि उनके परिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाया भी जाता है। तो इस तरीके से जो उनका जीवन काल है, उसका प्रारंभ और उसका अंत हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। अब जहां तक उनकी किस रूप में डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाता है, तो कई भूमिकाओं में डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाता है। एक तो उनको एक बड़े ही विराट व्यक्तित्व, एक ज्यूरिस्ट के रूप में, एक न्याय शास्त्र के वेत्ता के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने विशेष रूप से लॉ में, वैसे तो उनका मुख्य विषय इकोनॉमिक्स रहा, लेकिन लॉ की भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की और लॉ में भी उनका बड़ा योगदान रहा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। उसके वे चेयरमैन थे, उसके वे अध्यक्ष थे अम्बेडकर। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दायित्व, क्योंकि संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो विभिन्न स्रोतों से विश्व के उस समय जो संविधान उपलब्ध थे, उन विभिन्न संविधानों से और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मेन जो थ्योरीज थी, उनको लेकर के जो है भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था।
तो उसमें बड़ा ही डिबेट चला और बड़े लंबे समय के बाद जो है भारत का संविधान अपना जो स्वरूप है वो ग्रहण कर पाया और लागू हो पाया। तो उस पूरे डिबेट में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। पूरी जो उनकी स्पीचेस हैं, वो पूरी डिबेट्स हैं, सब रिकॉर्डेड हैं। वो देख करके हम लोग जान सकते हैं किस तरीके से न केवल डॉक्टर अम्बेडकर की एक सक्रिय प्रतिभागिता उन डिबेट्स में रही, लेकिन साथ ही साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि जो प्रारूप तैयार हो रहा था इन सब डिबेट्स के बाद, जो संविधान का प्रारूप तैयार होना था, उसके वो चेयरमैन रहे। तो एक प्रकार से संविधान को शेप देने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसीलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भारत के जो पूरी तरीके से हो सकता है सत्य से परिचित ना हो, वे अतिशयोक्ति में ये भी वर्णन कर देते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो ये दर्शाता है कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है भारत के संविधान के निर्माण में रही, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। लेकिन ये भी सही है कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया, बल्कि उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और उसको एक दिशा दी। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या उनके अपने विचार थे और किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने विचारों को इसमें भारत के संविधान में स्थान प्राप्त हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया और ये वे सफल भी रहे कई मायनों में। तो एक तो ज्यूरिस्ट के रूप में, कानूनवेत्ता के रूप में उनको जाना जाता है और उस दृष्टि से उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के संविधान के निर्माण में रही। दूसरा, उनको एक इकोनॉमिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा है। न केवल उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में अपनी पढ़ाई की, बल्कि उनके जो इकोनॉमिक आइडियाज हैं, वो इकोनॉमिक आइडियाज बहुत ही एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक आइडियाज उनके रहे, जिसमें कि ना वो किसी भी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से जुड़े नहीं रहे, लेकिन अपने स्वतंत्र विचार उन्होंने व्यक्त किए। और भारत का के विषय में उनका अपना एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके विषय में उनका एक सपना था कि किस प्रकार की भारत की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक आर्थिक चिंतक के रूप में जो है डॉक्टर अम्बेडकर को भी हम लोग जानते हैं। तीसरा, एक जो बड़ी भूमिका जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है, वो एक दलित लीडर के रूप में, जो भारतीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रमुख वर्ण स्वीकार किए गए हैं। इसमें से जो शूद्र हैं उनके लिए दलित शब्द, डिप्रेस्ड शब्द अंग्रेजों ने प्रयोग किया, डिप्रेस्ड क्लासेस, और उसी का एक हिंदी वर्जन दलित शब्द निकल के आता है। गांधी जी ने उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो ये एक इतिहास रहा है कि भारत में जो ये शूद्र वर्ण है उसकी पिछले कुछ 100 सालों के अगर हम इतिहास देखें, तो उनकी स्थितियां, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, वो ठीक नहीं रही और कई प्रकार का शोषण का, अत्याचार का भी आरोप जो है लगता रहा कि उनके साथ किया गया। तो एक ये जो दलित शब्द है, डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द है, इसके एक नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में जो है डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है। और न केवल नेता के रूप में, अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को बाकायदा जो दलित मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और अन्य भी जो उनसे सहमति रखते हैं, वे उनको पूजते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं, तमाम सारे विग्रह उनके स्थापित करके उनका पूजन भी किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि एक दलित मूवमेंट जो चला और दलितों के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी एक पूरा मूवमेंट चला, उसके प्रणेता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को देखा जाता है। और इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनको अपने मसीहा के रूप में देखता है और इसलिए बाबा साहब का नाम भी उनको एक सम्मान के साथ इसीलिए दिया गया। तो एक लीडर, एक पॉलिटिशियन के रूप में भी उनको जाना जाता है, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनको जाना जाता है, क्योंकि सोसाइटी में जिसको वो कहते थे कि हिंदू सोसाइटी जो है वो बहुत ही इनइक्वालिटी से भरी हुई है, उसमें इक्वालिटी लाने का प्रयास जो है उन्होंने किया, कानून के माध्यम से किया, मूवमेंट्स के माध्यम से, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स के माध्यम से उन्होंने किया। तो इस रूप में भी उनको जाना जाता है।
साथ ही साथ एक एकेडमिशियन और एक राइटर के रूप में भी उनको जाना जाता है, क्योंकि उनकी काफी पुस्तकें भी हैं इन रिलेशन ऑफ कास्ट। जैसे हमने कहा कि कास्ट के ऊपर उन्होंने काफी विचार किया, तो उस पर तो उनकी पुस्तक है ही जो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य विषयों पर भी, अर्थशास्त्र पे, राजनीति शास्त्र पे, कानून पर उनकी तमाम सारी पुस्तकें हैं। और एक विचारक के रूप में जो है उनको देखा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। राजनीतिक चिंतन हो, चाहे आर्थिक चिंतन हो, चाहे सामाजिक चिंतन हो, इन सभी थॉट्स में जो है डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया जाता है। जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस हैं उसमें उनका स्थान है। तो न केवल एक पॉलिटिशियन के रूप में, बल्कि एक एकेडमिशियन और एक राइटर के रूप में भी उनकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण रही। साथ ही साथ जब 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत में सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, जिसपे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, उसमें सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को ऑफर किया जवाहरलाल नेहरू जी ने कि आप जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको संभालें। और इसी के चलते डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो जैसा मैंने बताया कि जो है कानून के क्षेत्र में उनका स्पेशलाइजेशन जो था, उसको देखते हुए समय ये उनको ऑफर किया गया, उन्होंने स्वीकार किया है और भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें। जहां तक दलित मूवमेंट की बात है, तो दलित मूवमेंट तो उन्होंने चलाया ही, और साथ में एक उन्होंने कंपैरिजन भी अपने जीवन में किया, प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी। उन्होंने ये देखा कि विश्व के तमाम सारे जो धर्म हैं, उन धर्मों में से कौन सा ऐसा धर्म है जो इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और जिसके चलते उस समय भारत में जो दलित वर्ग था उसका इमेंसिपेशन कैसे हो सकता है, किस धर्म के अंतर्गत हो सकता है। न केवल उन्होंने थ्योरी में इसको जांचा परखा, बल्कि उसकी प्रैक्टिस में भी उसको देखने का प्रयास किया। तो पहली चीज तो उनकी ये मान्यता थी कि हिंदू धर्म जो है वो मूलतः शोषणकारी है और इनइक्वल है, और इसलिए हिंदू धर्म को तो वे स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि बाद में हमने देखा कि उन्होंने बकायदा रिनंसिएट किया, हिंदू धर्म को अस्वीकार कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले उन्होंने ये भी देखा कि इस्लाम में क्या संभावनाएं हैं दलितों के कल्याण की, क्रिश्चियनिटी में क्या संभावनाएं हैं दलितों के कल्याण की। लेकिन इन सब में जो है उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है, जो सप्रेशन है, ऑप्रेशन है, वो किसी ना किसी रूप में बना हुआ है। और इस वजह से उन्होंने अंतिम समय में बुद्धिज्म को ही, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई 1956 में, उसी वर्ष उन्होंने बकायदा हजारों की संख्या में अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसके चलते एक धर्म की दृष्टि से दलित जो मूवमेंट है वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा, और बाद में भी इसका विस्तार जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में उनको ये नजर आया कि वहां पर इक्वालिटी की बात है, समानता की बात है, और इस वजह से सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता की अगर नींव रखनी है, तो धार्मिक दृष्टि से बौद्ध धर्म ही वो धर्म है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें संभव है। इसलिए उन्होंने अंतिम में बौद्ध धर्म को अपनाया। जहाँ तक राजनीतिक एफिलिएशंस हैं, तो उनके पार्टी की दृष्टि से और बाकी तमाम सारे संगठनों की दृष्टि से काफी सारे राजनीतिक एफिलिएशंस रहे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, इन सब पार्टीज के साथ न केवल उनकी सक्रिय भूमिका रही, उनके निर्माण में, उनके संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये एक राजनीतिक कैरियर उनका हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एकेडमिक कैरियर है उनका, वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। और हम लोग ये जानते हैं कि उन्हीं उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को चिन्हित किया, बड़ोदरा के जो महाराज थे उन्होंने चिन्हित किया, और इसके चलते उनको तमाम सारी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दी गई, जिसके चलते उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो है अपनी पढ़ाई की। सबसे पहले एल्फिंस्टन कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जुड़ा है, वहां पर उन्होंने बीए किया, एमए किया। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, पुनः एमए किया, और फिर वहां से पीएचडी भी की। और फिर हम देखते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो एक बड़ा संस्थान है विश्व का, वहां से भी उन्होंने एमएससी और फिर डीएससी की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद लॉ की भी डिग्री जो है उन्होंने आगे चल के प्राप्त की। तो इस तरीके से अगर हम लोग एकेडमिकली देखें तो बहुत ही एकेडमिकली
साउंड उनका परफॉर्मेंस रहा, एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के, बौद्धिक प्रतिभा के वो धनी रहे, क्योंकि विश्व के इतने जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और इस तरीके से जो है उनके इस बौद्धिक पूरे विमर्श को देखते हुए भारत की, नव भारत का जो निर्माण हुआ, उसमें उनके योगदान को देखते हुए दलितों का जो एक बड़ा वर्ग है, जो आज की डेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज को भी उसमें कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। तो ये उस उनके उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, भारत के संविधान के निर्माण में जो उनकी भूमिका रही, इन सब को देखते हुए उन ये महसूस किया गया कि भारत रत्न की उपाधि उनको प्रदान की जाए। और 1990 में मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न की जो उपाधि है वो प्रदान की गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिसको भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई हो, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ही, और उसके पीछे एक भूमिका जो है वो भी हमने आपके सामने रखी। राजनीतिक दृष्टि से उनकी कुछ चीजें जो हैं वो समझना जरूरी है। सिद्धांत तो जो उनके हैं वो लोग अभी हम लोग देखेंगे। एक 1932 की घटना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और जिसमें कि अल्टीमेटली 25 सितंबर 1925 को पूना पैक्ट साइन किया गया था। तो इस पूना पैक्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत के निर्माण में दो व्यक्तित्वों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन ये एक ऐसा समय था एक जिसमें कि इन दोनों के विचारों के बीच में बड़ा टकराव हुआ, और ये बड़ा मूल एक चीज है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए जब उनके राजनीतिक विचारों को देख रहे हैं। क्योंकि 1932 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो दलित हैं, उनके लिए एक अलग से इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, वैसे ही दलितों के लिए भी एक अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाएगी कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत। गांधी जी का विरोध इस बात, अंबेडकर इससे सहमत थे, उनका ये मानना था कि दलितों को जो है अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था हरिजन, तो उसी के चलते वो ये मानते थे कि मूलतः जो दलित हैं वो हिंदू धर्म के ही अंग हैं, और इसलिए उनका जो इमेंसिपेशन है वो हिंदू धर्म के अंदर ही होना चाहिए। उसके लिए हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, लेकिन वो रिफॉर्म धर्म के अंतर्गत ही होना चाहिए, और दलित जो हैं वो हिंदू धर्म के अंदर बने रहें, ये महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके से बांटा जाएगा हिंदू धर्म के आधार पर, यानी कि जाति को जो है वो धर्म बना करके बांट दिया जाएगा, तो एक तो जो नेशनल मूवमेंट है, उस नेशनल मूवमेंट में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वो बट जाएगी, जो अंग्रेजों की एक मंशा भी थी डिवाइड एंड रूल की, जिसके चलते हुए सब कर रहे थे। पहले मुस्लिमों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, और उसके बाद डिप्रेस क्लासेस के लिए की जा रही थी। तो गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि किस तरीके से भारत की जो जनता है उसका विखंडन होगा, और उस विखंडन के परिणाम स्वरूप जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा, और वैमनस्य, समाज में भी एक वैमनस्य की जो भावना है वो उत्पन्न होगी, और सामाजिक सौहार्द की वे अपेक्षा रखते थे गांधी जी। इसलिए जो है उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जैसा हमने बताया कि अम्बेडकर उससे सहमत थे। उनका ये मानना था कि जब तक जो दलित हैं उनको राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त होती, तब तक उनका आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी जो है उनका इमेंसिपेशन नहीं हो सकता। एक तो उनका फोकस था एजुकेशन पर अम्बेडकर का, कि शिक्षा अगर जो है दलितों को प्राप्त हो तो उस जितने ज्यादा वो शिक्षित होंगे उतना ज्यादा अपने जो कल्याण के लिए वो कार्य कर पाएंगे, और दूसरा पक्ष उनका था कि राजनीतिक सत्ता जब उनको प्राप्त होगी तब वो अपने कल्याण के लिए कार्य कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गांधी जी इसके विरोध में थे, इस सेपरेट इलेक्टोरेट के, और उन्होंने बकायदा बड़ौदा जेल में, जहां उस समय वो बंद थे, वहां पर उन्होंने अनशन किया, आमरण अनशन किया। और अल्टीमेटली फिर पंडित मदन मोहन मालवीय और कुछ अन्य लोगों ने गांधी जी की तरफ से अम्बेडकर से ये आग्रह किया कि आप एक समझौता कर लीजिए, और फिर पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को साइन किया गया डॉक्टर अम्बेडकर और मालवीय जी की तरफ से, जिसमें कि जो डिप्रेस क्लासेस थी, जो दलित थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से अम्बेडकर थे, और मालवीय जी जो हिंदू धर्म है उसके अनुयायियों की तरफ से थे,
तो ये अल्टीमेटली उस समय तो अम्बेडकर ने ये स्वीकार कर लिया कि हिंदू धर्म से दलित अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अंत अंत तक उनका ये विचार बना रहा कि हिंदू धर्म में जो है वो दलितों का जो कल्याण है वो संभव नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाद में जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया, और बल्कि पूना पैक्ट के से वो काफी रुष्ट भी थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमको ब्लैकमेल किया गया, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि भारत के दो बड़े राजनीतिक विचारक और राजनीति के क्षेत्र में जो नेता रहे हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच में जो विचारों का द्वंद्व है वो प्रकट होता है, और किस तरीके से इस पूना पैक्ट के माध्यम से उसको उस समय शांत किया जाता है। अब जो आज का स्पेशल विषय रखा गया था, क्योंकि जो अंबेडकर की अपना जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उस पर हम लोग ने चर्चा की, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आज की डेट में डिसाइड किया गया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी में भारत के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो अंबेडकर का योगदान है, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर कुछ विशेष चर्चा की जाए। तो जैसा कि हमने देखा है कि उनके जो राजनीतिक विचार थे, उनके जो सामाजिक विचार थे, आर्थिक विचार थे, उनकी एक पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में अपनी भूमिका निभाई। सबसे अधिक बल जिन चीजों पर उन्होंने दिया उसको हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। एक चीज और है कि अंबेडकर बहुत ही सक्रिय रूप में उन्होंने भाग लिया, प्रतिभाग किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स थे उसमें, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो अंबेडकर चाहते थे वो फाइनलाइज नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जिनको लेकर के उन्होंने सक्रियता दिखाई और वो अल्टीमेटली भारत के संविधान में उनको जोड़ा गया। तो ये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे भी पक्ष थे जिनसे कि वो सहमत नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनको उन्होंने खुद इनिशिएट किया और भारत के संविधान में वो जोड़े गए। सबसे अधिक फोकस उनका जो था वो सिविल लिबर्टीज पे था, जो नागरिक स्वतंत्रता है उस पर था, खासतौर से इंडिविजुअल के रूप में एक व्यक्ति की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उस पर उनका विशेष बल था। और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, भाग 3 है भारत का, उस पर विशेष फोकस जो है वो अम्बेडकर ने किया कि जब तक ये राइट्स, जब तक ये मूल अधिकार जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते, नागरिकों को प्राप्त नहीं होते, तब तक कहीं ना कहीं वो जो शोषण का साइकिल है वो बना रहेगा। और इसको तोड़ने के लिए राज्य द्वारा बाकायदा जो है व्यक्तियों को सिविल लिबर्टीज दी जाए, नागरिक अधिकार दिए जाएं, और न केवल दिए जाएं बल्कि उनकी राज्य जो है वो सुरक्षा करे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ही तमाम सारी चीजों को जोड़ा गया, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है, धर्म की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, जिस धर्म को आपने स्वीकार किया है उसको अपने हिसाब से उसका मान सकते हैं, और न केवल ये है बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो पक्ष है उसके भी बड़े समर्थक रहे डॉक्टर अम्बेडकर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ जो थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके भी बड़े समर्थक रहे। और अनुच्छेद जो 17 है उसके अंतर्गत जो अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता की एक कुप्रथा भारत में रही, उसको संविधान के माध्यम से बाकायदा अबॉलिश किया गया। न केवल अबॉलिश किया गया बल्कि उसको एक पनिशेबल एक्ट के अंतर्गत, एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया। और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो खुद जब से उन्होंने जन्म लिया तब से, क्योंकि वो खुद एक दलित वर्ग को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने देखा है कि समाज में जो है एक अनटचेबिलिटी का और अस्पृश्यता का जो एक कुप्रथा चली आ रही थी, उसका दंश उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भोगा, और बाकी लोगों को उसको भोगते हुए देखा अपने समुदाय में। और इसीलिए जो है उनका सब बेसिक फोकस ये था कि अस्पृश्यता का, इस प्रकार का जो दंश है उसको खत्म किया जाए, अबॉलिश किया जाए। भारत के संविधान में बाकायदा अलग से उसके लिए फंडामेंटल राइट एक निर्धारित किया गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जहां तक बात है उसके लिए हम लोग ने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि बाद में उन्होंने खुद हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करने के पक्षधर रहे, और जिसको भारत के संविधान में जोड़ा भी गया। जो बाकी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, एक भारत के नागरिक को केवल एक भारत के नागरिक के रूप में देखा जाए, किसी धर्म, किसी जाति विशेष के व्यक्ति के रूप में ना देखा जाए,
यानी कि पूरी तरीके से एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है ना किया जाए। तो इसलिए जो राइट टू इक्वालिटी है भारत के संविधान में, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, उस पर इस बात पर फोकस किया गया कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है व्यक्तियों के बीच में ना किया जाए, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है ना किया जाए। राज्य व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति के रूप में देखे, और अगर उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो अब, क्योंकि राज्य की विशेषता, जो आधुनिक राज्य है उसकी विशेषता है कि वो संप्रभु है, सर्वोच्च शक्ति संपन्न है, और इसलिए ये अम्बेडकर ने अपेक्षा की कि राज्य जो है वो व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। और इसी के संदर्भ में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उसके बड़े पुरोधा जो है डॉक्टर अम्बेडकर रहे, और उन्होंने कहा कि संविधान में जितनी भी अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, उस उन सब में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप राज्य की शरण में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं, और राज्य का यह दायित्व बनता है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करे। तो एक संप्रभु राज्य, एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य, जो आर्थिक दृष्टि से, जो सामाजिक दृष्टि से जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था। और इसको लेकर के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तमाम सारे सुझाव दिए, और उनको स्वीकार किया गया, उनको भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो मूल अधिकार तो जैसे हम लोग देखते हैं कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम सारी चीजें उसके अंतर्गत जो है आती हैं। तो ये जो फ्रीडम की बात की गई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की, इंटेग्रिटी को पूरी तरीके से खत्म किया गया, इसके पुरोधा डॉक्टर अम्बेडकर जाने जाते हैं, और उनके तमाम सारे जो डिबेट्स में उन्होंने जो भाग किया और प्रारूप समिति में जो वो रहे, उसके चलते उन्होंने ये पूरा प्रयास किया गया कि ये सारे प्रावधान, इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में जोड़े जाएं, और जोड़े भी गए। और जैसा हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं भी जोड़ी गई, उससे वे कई मामलों में खिन्न भी रहे। लेकिन उनका ये मानना था कि जो भेदभाव है, जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सबसे बड़ी समस्या है भारत की, और इसीलिए इसको दूर करना सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और इसको जो है, इसीलिए भारत का जो मूल विधि है, जो संविधान है, उसके अंतर्गत इसको वो लेकर के आए। और उनका ये भी कहना था कि अगर भारत का संविधान जो है वो इक्वालिटी को, समानता को अगर सुरक्षित नहीं करता है, तो मैं खुद ऐसे संविधान को जला दूंगा। ठीक है, तो स्वयं संविधान के निर्माण में उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उसमें भी उनका ये मानना है कि संविधान का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए वो असमानता को, शोषण को खत्म करना होना चाहिए। और अगर ये सुरक्षित नहीं हो पाया और बाकी जितने भी प्रावधान उसमें रखे गए, तो वो एक स्वयं कहे कि इस प्रकार के संविधान को मैं खुद ही नकार दूंगा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो मूलभूत चीजें हैं जो भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं, उसको उन्होंने चाहा, और भारत के संविधान में उनको समाहित भी किया गया। महिला अधिकारों के, न केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो ओबीसीज हैं उनके अधिकारों की, बल्कि महिला अधिकारों के भी वे काफी बड़े पुरोधा रहे। और उन्होंने जो है एक एक्सटेंसिव सोशल राइट्स, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक अधिकारों की बात की कि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक अधिकार जो है प्राप्त होने चाहिए। और महिलाओं को लेकर के भी जो भारत के संविधान में प्रावधान किए गए, जो खासतौर से नॉन डिस्क्रिमिनेशन में सभी आ जाते हैं, लिंग भी आ जाता है, जाति भी आ जाती है, तो इस नॉन डिस्क्रिमिनेशन के वे पक्षधर रहे, न केवल जाति के आधार पर, न केवल धर्म के आधार पर, बल्कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हर व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए, और एक नागरिक के रूप में उसको कानून के समक्ष जो समानता है, उस समानता पर उन्होंने बल दिया, और उसको अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिन अधिकारों के हनन की दृष्टि की स्थिति में वो न्यायालय की शरण ले सके, राज्य की शरण ले सके, और राज्य का ये दायित्व बनता है कि उसको वो सुरक्षित करे। और एक पक्ष जो एफर्मेटिव एक्शन का है भारत के संविधान में, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें उनका ये मानना रहा कि जो दलित हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, उनको पहले उनकी स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है, और जब उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाए, तब उनको जो है, जो एक फ्री रेस है, उसके अंतर्गत जो है दौड़ का अधिकार दिया जाए।
और इसके लिए भारत के संविधान में उन्होंने रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है उसको लागू करने की बात कही। हालांकि उनका ये भी कहना था कि रिजर्वेशन की व्यवस्था बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, और भारत के संविधान में बाकायदा उसके लिए प्रावधान किया गया, अलग से कमीशन का भी प्रावधान किया गया। तो दोनों चीजों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो, सिविल सर्विसेज की जो नौकरियां हैं, राज्य द्वारा जो अधीन नौकरियां हैं, राज्य के अधीन जो नौकरियां आती हैं उनमें रिजर्वेशन हो, चाहे शिक्षण में रिजर्वेशन हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि शिक्षा जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक जो है व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो इस रिजर्वेशन की व्यवस्था के वे समर्थक रहे, और जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के संविधान में इस अफर्मेटिव एक्शन की जो एक थ्योरी है उसके अंतर्गत जो एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज के लिए अलग से जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। लेकिन जैसा हमने बताया कि अम्बेडकर खुद इस पक्ष में थे कि इसको बहुत पॉलिटिसाइज न किया जाए, इसको बहुत अधिक इसको न खींचा जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज तक जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है वो लागू है। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या अम्बेडकर होते आज की डेट में तो वो इस रिजर्वेशन को, पॉलिसी को कंटिन्यू करने के पक्ष में रहते, या वे चाहते कि इसमें कुछ न किसी प्रकार के रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, या वो ये भी कह सकते थे कि शायद ये कहीं न कहीं इस पर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी रही, अगर उसको इतना लंबा कंटिन्यू करना पड़ रहा है तो वो फेल भी हुई। तो ये सब स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस हैं जो शायद वो होते तो उत्तर देते, या जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो अम्बेडकर के सिद्धांतों से सहमत हैं, उनके विचारों से सहमत हैं, वो इस प्रकार इन विषयों पर, इन प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं जिन पर हम लोग अलग से विचार कर सकते हैं, होते भी रहते हैं। तो आज का जो एक अम्बेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने का जो उद्देश्य रहा वो ये था कि उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हम जाने, और विशेष रूप से उनका जो भूमिका रही भारत के संविधान के निर्माण में, उसके विषय में हम लोग जाने। एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी उनकी जो भूमिका रही उसके बारे में हम लोग जाने। तो बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो रखे गए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए अलग से भी जो है हम लोग समय निकाल के डिस्कशन कर सकते हैं, कभी और मौका मिलेगा। तो भारत का ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये लंबा चलना है, इसमें तमाम सारे विषय भी हैं जिन विषयों के अंतर्गत डिस्कशन होते रहेंगे, तो इसको कभी और विस्तार से चर्चा इन पर की जा सकती है। आज का जो दूसरा पक्ष है, आज न केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है बल्कि महावीर जयंती भी है। और जब हम लोग महावीर जयंती की बात करते हैं तो जैन धर्म का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व आज का दिन माना जाता है, और उनके जो 24वें, जैन धर्म में जो 24वें और आखिरी जो तीर्थंकर हुए हैं महावीर जी, स्वामी महावीर, उनका आज जन्म दिवस है, जयंती है। तो तिथि के हिसाब से उनकी जयंती मनाई जाती है। जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है वो महावीर जयंती के रूप में हर साल मनाई जाती है, और आज ही के दिन इसलिए महावीर जयंती भी हम लोग मना रहे हैं। तो तमाम सारे, क्योंकि वो एक धार्मिक तीर्थंकर के रूप में, जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में उनको देखा जाता है, उनकी उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। बहुत सारे कार्यक्रम भारत भर में, विश्व भर में और भी जहाँ भी धर्म को, जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ पर उनका आयोजन होता है। रथ यात्रा का आयोजन होता है, बड़े विराट स्तर पर महावीर स्वामी का अभिषेक किया जाता है विभिन्न वस्तुओं से, पूजा अर्चना, लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो एक जो जैन धर्म के का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के प्रणेता के रूप में महावीर स्वामी को देखा जाता है। वैसे तो तमाम सारे तीर्थंकर हुए हैं जो है जैन धर्म में, लेकिन महावीर स्वामी का एक स्पेशल स्थान जो है वो रहा है। और जैसा कि उनका मूल नाम जो वर्धमान रखा गया था, तो वर्धमान मतलब जो नित्य वर्धित होता रहे, तो उनका यश, उनकी कीर्ति इसी प्रकार से नित्य वर्धित हो रही है। और जैन धर्म जो लोग स्वीकार करते हैं उनके लिए उनका विशेष महत्व है। लेकिन केवल जो जैन धर्म को के अनुयायी हैं, जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, इसलिए केवल उनकी बात न की जाए, बल्कि महावीर जी की जो शिक्षाएं हैं जो सबके लिए उपयोगी हो सकती हैं, उन पर भी एक संक्षिप्त चर्चा की जाएगी।
संक्षिप्त इसीलिए क्योंकि ये ऑनलाइन कार्यक्रम वैसे भी काफी उबाऊ होते हैं और संयोजक जी ने ये भी अपेक्षा की है कि कार्यक्रम को सुसंगठित और व्यवस्थित बनाने के लिए थोड़ा सा समय का ध्यान रखा जाए। इसलिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनकी शिक्षाएं हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे। तो एक तो यह है कि उनका ये मानना है कि जो इंद्रिय जय है, स्वयं पर जो विजय है, ये असली विजय है। और इसीलिए जो आज का एक समय है जिसमें दूसरे पर विजय प्राप्त करने पर काफी अधिक बल दिया जाता है, उससे महत्वपूर्ण पक्ष महावीर स्वामी ये मानते हैं कि खुद आत्मजयी होना चाहिए व्यक्ति को, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण जो है व्यक्ति का होना चाहिए, और यही सही मायने में विजय है। दूसरा ये है कि उनका ये कहना है कि चाहे अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसको भी करके भूल जाइए, या आपके प्रति अगर कोई कुछ बुरा करता है तो उसको भी भूल जाइए, एक समभाव में रहना चाहिए। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति के साथ जो चीजें चलती हैं वे उसका अपना कर्म चलता है। शुभाशुभ कर्म जो है, जो कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ कर्म जो है जीव करता है वो उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमारा फोकस हमारे अपने कर्मों का होना चाहिए। अगर हमारे अपने कर्म ठीक हैं तो हम जो है उससे सुख की प्राप्ति करेंगे, और अगर हमारे कर्म बिगड़े हुए हैं तो हम उससे दुख की प्राप्ति करेंगे। अन्य व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये उस उससे जो हम रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन कहीं न कहीं जो है आगे चलकर जो है वो वापस हमारे ऊपर आता है। इसलिए अपने कर्मों को लेकर के जो है हमको बहुत फ़ोकस्ड रहना चाहिए। दूसरे के ऊपर उँगली उठाने से अच्छा ये है कि अपने कर्मों पर आप ध्यान दीजिए, अपनी श्रेष्ठता पर ध्यान दीजिए, और कहीं न कहीं ये जीवन काल में हम अपने देख सकते हैं कि अगर हम इस प्रकार का आचरण करते हैं, तो दूसरों का भी जो व्यवहार है वो धीरे-धीरे परिवर्तित होता चला जाता है। तो एक अहिंसा का सिद्धांत है, जैसे द जैन धर्म का मूल जो है वो अहिंसा का ही है। तो अहिंसा का सिद्धांत है जिसको गांधी जी भी स्वीकार करते हैं, महावीर स्वामी भी स्वीकार करते हैं, तमाम अभी लोग स्वीकार करते हैं। उसके अपने तर्क हैं, उसकी अपनी विचारधारा है, वो अपने आप में लोग उसको जीने का भी कहीं न कहीं प्रयास करते हैं। और इसलिए उनका मानना है कि जो जितने भी जिस जिस शत्रु विजय की बात की जाती है, वो सब शत्रु हमारे अपने अंदर हैं। यानी कि जिनको षड विकार कहा जाता है, 6 विकार के जो विकार हैं, काम, क्रोध इत्यादि, वे सब हमारे अंदर हैं और हमको उन पर विजय प्राप्त करनी है। इसलिए हमारा जो पूरा फ़ोकस है, वो अपनी आत्मा के कल्याण पर होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि आत्मा जो है वो अकेली ही आती है, अकेली ही जाती है। उसकी जो यात्रा है, अनंत यात्रा जो है उसकी, वो अकेले ही होती है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एकला चलो का जो उनका सिद्धांत है। और इसीलिए कौन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उससे ज्यादा अधिक फोकस हमें इस बात पर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गति हमारे ही कर्म से निर्धारित होगी, हमारी गति किसी दूसरे के कर्म से निर्धारित नहीं होगी। अगर कोई दूसरा हमारे विरोध में खड़ा है या हमारा किसी प्रकार का अपकार कर रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है, और इस फल को भोगते हुए हमें किसी प्रकार का नया कर्म जो है वो नहीं शुरू करना चाहिए। तो अपने आत्म कल्याण के लिए हमको शुभ कर्म करने चाहिए और अपने पर विजय प्राप्त करने, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये महावीर स्वामी की कुछ महत्वपूर्ण टीचिंग्स हैं, न जो जो न केवल हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए हैं, बाकी सबके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और इस तरीके से आज के जो 2 बड़े डॉक्टर अम्बेडकर और महावीर स्वामी, दोनों की जयंती आज के दिन में है, और दोनों पर विचार व्यक्त करने के लिए राजनीति शास्त्र विभाग, गौतम बुद्ध राजकीय मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई थी आज के कार्यक्रम के आयोजन की, जिसमें कि प्रयास किया गया कि ये कार्यक्रम जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। तो आज के कार्यक्रम में जो भी हमारे साथ जुड़े रहे, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता अवस्थी जी, सभी प्राध्यापक गण, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके संयोजक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी, और छात्र छात्राएं जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी से चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम पर अपने अपना जो पक्ष है वो इसकी सफलता पर व्यक्त करें, और जो भी कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है उस पर अपने विचार रखें। मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर पूर्ण होता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो महापुरुष हैं उनके विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उन विचारों पर आज कहीं न कहीं चर्चा की गई।
आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे और कानूनी शास्त्र विभाग गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने में आपने सबने अपना योगदान प्रदान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपेक्षा है कि भी जो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे उसमें आप सब अपना इसी प्रकार से सक्रिय योगदान देते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।